चलो सर क्वेश्चन स्टार्ट करें। पेज नंबर 402 पे था। स्केड्यूल कंप्लीट करवा दें सर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स करवा रहे हैं। पेज नंबर 402 कहाँ तक पहुंचे थे जी? दो हो गई थी मेरे ख्याल में। शुरू कर लें सर आगे। सॉफ्टवेयर और रिसर्च की होगी थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अप्लाई हुए मेरा ख्याल है। कस्टमर लिस्ट है करवा दें वर्किंग से। ट्वेंटी डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स? पूरा साल ही क्यों? एक्विजिशन डेट साल की शुरू में ना। जी ठीक है सर। यहाँ अमाउंटेशन ठीक है सर। ये 45 17.5 प्लेस करेंगे फिर। गुडविल की अमोर्टाइजेशन 2.75 and 2 कंप्लीट करवाना सर। डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बल्कि एक और चलो ठीक है। डिस्पोजल ढूंढना पड़ा है। डिस्पोजल ढूंढे थे फिर ये वर्किंग हुई नहीं है। फाइनली करवा दो सही तरह। सॉफ्टवेयर डिस्पोज हुआ कब रिक्वायर हुआ? बस जनवरी पे ही मार लिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कितने मंथ्स यूज हुआ सर? निकालना है फिगर 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 9 बाय 10। कब से लेके कब तक की अमोर्टाइजेशन? अपडेट ऑफ एक्विजिशन बाय पेरेंट ही स्टेट की फेयर वैल्यू थी 7.5। एक तरह रिवैल्यूएशन फाइनल करेंगे। ये जो लाइसेंस की रिवैल्यूएशन हो रही थी इसकी एक एडजस्टमेंट आती है। डबल एंट्री पूरी करना है जी। 7.5 लेस एक एंट्री बोलना जरा। 7.5 एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट एलिमिनेशन वाली 45 की फिगर चल रही है। इसका सेकंड इफेक्ट रहता है एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट क्रेडिट और फिर वैल्यूएशन के रिजल्ट में लॉस आ गया तो वो तो रिकॉर्ड हो गया।
ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ तक इकट्ठे हो जाए जी, डेबिट सॉरी लेस होगा, लेस ही होगा सर, लेस क्यों नहीं होगा, आज भी इंशाल्लाह लेस होगा। क्यों लेस होगा सर, डेबिट यहाँ तक इकट्ठे हो, एक और चीज आखिरी चीज ढूंढने का है। हाँ जी, गुडविल की इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर है, तो एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखना। हाँ जी, एक तरीका तो बड़ा ये हो सकता है कि हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, किसका, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का। ऊपर ऊपर सबसे ऊपर फिगर्स आ रही है ना, कॉस्ट या फेयर वैल्यूज आ रही है सर, उसमें से फिर एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस हो जाएगी, तो क्या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस भी लेस होता है? इसका एक टेबल, एक तो वे ये कि हम ये टेबल और एक्सटेंड कर लें और हेडिंग लिख लें, क्या लिख लें, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो मेरे ख्याल यही ठीक है, इसी तरह कर लेते हैं। लेकिन एक और भी तरीका समटाइम्स ये होता है कि आप ये जो एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लिख रहे हैं इसी के साथ स्लैश करके एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट करते हैं। जिस तरह एक पेज पीछे जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके बिल्कुल स्टार्ट में है पॉइंट 1 पे, में कॉस्ट के नीचे किस तरह लिखा था, तो इसका शायद सिर्फ एडवांटेज है कि जरा स्पेस बच जाएगी, टाइम बच जाएगा अगर इसका स्लैश करके लिख देंगे। लेकिन इस तरह अगर लिखेंगे तो फिर इसका मीनिंग ये हो जाएगा, अब गौर से सुनिएगा, लेकिन कि अब ये जो ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे ये एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट का इकट्ठा लेंगे, हो सकता है फिर पिछले सालों में फिर फॉर द ईयर में अमोर्टाइजेशन के बाद फिर एक फॉर द ईयर की इम्पेयरमेंट आ जाएगी, बाकी शायद फिर ऐसी एज इट इज चीजें, फिर डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन वो सब एज इट इज है, क्योंकि मेरे ख्याल ऐसे मिक्स हो जाएगा। रादर देन दैट सिंपली क्या करना, एक्यूमुलेटेड एक फार्मूला तो बोले ना कैरिंग अमाउंट का, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, तो मेरे ख्याल लिख लेते कोई नहीं, जितनी देर में हमने ये बात करनी चाहिए उतनी देर में हो ही जाना। जी जी, मैं आना तो इसमें स्केड्यूल में ही है, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट इसके दो तरीके हो सकते हैं कि अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट इकट्ठी कर ली जाए या इसे अलग लिख लिया जाए। ठीक है सर, लिखने लगा, लिख लें सर, इसमें भी 3 की लाइन है तो फिर लिखवा देंगे मतलब। इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, ये बार जहन में रखें, ये इम्पेयरमेंट लॉस है, ये क्यूमुलेटेड है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ मतलब इसमें ओपनिंग हो सकता है, लेकिन इस केस में शायद नहीं। पिछले सालों में अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ होता तो वो फिर ओपनिंग में आता फॉर द ईयर। फॉर द ईयर किसका था, कितने परसेंट, फिगर कितनी है, 90 नहीं, मतलब फिगर तो 90 थी, 90 इंटू 20%, 18 की एंट्री बोलना। अब गुडविल की बजाय सेपरेट लेजर बना, 18 सर, पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं फिगर तो ये तो पॉजिटिव ही आएगी ना, क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट बाद में वो डेफिनेटली लेस होगा। इसी तरह अगर किसी और एसेट का भी इम्पेयरमेंट लॉस होता तो वो भी इसी तरह आता था, फिर बैलेंस एज ऑन 30th जून 2018। चलिए वाइंड अप करें, क्लोजिंग निकालने मेरे ख्याल सारे रहते हैं। कोई वेबसाइट्स का आइडिया है लोगों को, लफ्ज सुना कभी ये? टोटल्स करते करते एक चीज बता देना, ये वेबसाइट अगर किसी ने डेवलप की हो तो एसेट है उसका, टेंजिबल है इंटेंजिबल, और जाने दें, सारा दिन न देखते रहते हैं, कमाल है यार।
नहीं क्यों नहीं मरा, यूं करके क्या है ये सारा दिन क्या होता रहता है? हाथ उंगली टच होती ही नहीं। मौलाना जान दे तुम, और तो मेरे जैसे पत्थर के जमाने से आए, आपको क्या पता। सभी सीडीज निकालनी सर, सीडी बैलेंसेस 350, 100, 90, 165, 20 कैरिंग अमाउंट निकालना। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं सर? The cost minus accumulated amortization as well as impairment 90, 18 हो गया लेस 72, 162.5, 162.25, 18, useful life 10, 10 dash 10, 10 सबकी 10 गुडविल के अलावा बता दें कल फिगर मेथड आगे measurement basis, measurement basis लाइसेंस की फेयर वैल्यू मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल। चलो मैं इसकी जगह थोड़ा मेरे को से कंप्लीट करिए। अगर कोई रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स की इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये किसने की है, तो फिर उसके वो भी डिस्क्लोजर बन सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन करते हैं फर्दर सा। मेजरमेंट बेसिस का मीनिंग तो पता है ना सबको, रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, मेथड, स्टेट लाइन ही है जहां जहां है। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना। ये रेडी है सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर, अरे सर जी थोड़ा सा IAS 37 भी आ रहा है रिवाइज होना, IAS 2 शायद आ रहा है, लेकिन पहला जो पार्ट है उसमें IAS 38 आ रहा है। अब IAS 38 का अलहमदुलिल्लाह आपको काफी आइडिया हो गया होगा, सही करवाना रिक्वायरमेंट होने पेज के अंदर। Prepare the revised amounts of total assets, total liabilities, and net profit after incorporating the above adjustments. Draft financial statements of Tulip Limited for the year ended 31st December 17 shows the following amounts: total assets, total liabilities, net profit. दोबारा रिक्वायरमेंट में जाए, यही फिगर्स फाइंड आउट करनी है। इसका क्या तरीका होगा, क्या करना पड़ेगा? अपनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी सर। एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसमें फिर उन एंट्रीज को गौर से देख के फिर फैक्ट्स जहां जाना है वो हमने लिखने हैं। While reviewing the draft financial statements, following matters have been noted. TL commenced, kindly try करें इंडिविजुअली करवाने की कोशिश करें, थोड़ा टफ है सर। TL commenced development of a new product on 1st January 17. हमारी के स्टार्ट हुई है। Following directly attributable costs have been incurred up to the launching date. क्या मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल? ये कब से कब तक खर्चे हुए? लॉन्चिंग डेट से क्या मुराद? इस्तेमाल फॉर यूज,
ठीक है, 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक कौन कौन से खर्चे हुए, अब बल्कि सॉरी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज, और उसको एक इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। कितने खर्चे को, क्या क्या खर्चा रिकॉर्ड हो गया? स्टाफ सैलरी, आराम आराम से अपना अपना नॉलेज जरा इकट्ठा करें। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया है, स्टाफ सैलरी कैपिटलाइज हुई थी, इंटेंजिबल एसेट बन गया हुआ इन सारे खर्चों को इंटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज किया हुआ है। तो कोई एतराज आपका स्टाफ सैलरी पे? क्या सर ध्यान दे गुस्सा सर, वो लोग जिन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चलाया है उनकी उतने अरसे की सैलरीज जितने अरसे क्राइटेरिया मीट रहा है, वो साइंटिस्ट, वो इंजीनियर्स, क्या उन्होंने एसेट बनाया? वो मजदूर जो बिल्डिंग बनाते हैं, अगर बिल्डिंग बना रहे हैं आप तो जो मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, अदरवाइज खर्चा नहीं है, उस बिल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। आगे चल, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी इंटेंजिबल एसेट बनाया हुआ नहीं? अगर तो फॉर एग्जांपल ये इतने अरसे का ही था इक्विपमेंट, जितने अरसे में ये एसेट बना, फिर तो ये सारा का सारा इक्विपमेंट, जिसमें कल पायलट प्लांट आया वो भी फिजिकल एसेट है। लेकिन अगर इसकी लाइफ और है और इस्तेमाल कुछ कम अरसा हुआ तो सारा कैपिटलाइज नहीं, उसकी जितना टाइम पीरियड वो कैपिटलाइज होना चाहिए। कंज्यूमेबल्स क्या चीज होगी, पहले इसे सोच लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कुछ कंज्यूमेबल्स कुछ होती हैं, चीजें इस्तेमाल होती हैं, कुछ जड़ी बूटियां, केमिकल्स, कंज्यूमेबल से क्या मुराद है? तो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, तो एक एग्जांपल लिखने को केमिकल्स कह रहे थे, केमिकल्स मटेरियल्स। कंज्यूम हुई हैं चीजें, होनी चाहिए कैपिटलाइज, अगर क्राइटेरिया मीट होने से पहले हैं तो। कंसल्टेंसी फी, कंसल्टेंट फी, एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये इस वक्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए कैपिटलाइज होंगे? 690। कहाँ लिखा? नहीं, कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? हैव बीन कैपिटलाइज्ड। The recognition criteria for the capitalization of the internally generated intangible asset was met on all costs have been evenly incurred during the period except for equipment. Equipment भी evenly खरीदा है 9 महीनों में, ऐसा ऐसा थोड़ा 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 करके, except for which is purchased specifically for this project on 1st January 17. TL estimates the useful life of this new product will be 10 years. However, TL had not charged any amortization, उसे चार्ज नहीं की लेकिन कैपिटलाइज किया हुआ। पॉइंट नंबर 2 पढ़ने फिर इकट्ठा बहस शुरू करते। After preparation of the draft financial statements, a claim of 20 million was lodged by customer for supplying defective units of product in 2017. According to the TL's lawyers, गलत तरफ अपने जाना, ये सेंटेंस पढ़ के अंडरलाइन करें, the chance that the claim would succeed is 80%. जी, हमने केस किया, हमारे पे हुआ 2017 में, हमने 2017 में हमने डिफेक्टिव यूनिट्स को सप्लाई किए। हमारा लीगल एडवाइजर कहता है कि क्लेम के सक्सेसफुल होने का चांस 80% है। कोई प्रोविजन बनाएंगे सर? कितनी अमाउंट की परसेंटेज दी हुई है
या पैसे जाने की परसेंटेज तो 20 into 80% कर दें। The chance that the claim would succeed, एक वो समटाइम ये भी बताता ना कि इतनी अमाउंट जाने कितने परसेंट चांसेस हैं, इतनी अमाउंट जाने के, वहां तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालते हैं अमाउंट के एंगल से होता है। ये क्या दिया है, ये प्रोबेबल हो गया शायद। यहाँ इस परसेंटेज का मतलब है कि पैसे जाना प्रोबेबल है, तो कोई प्रोविजन होनी चाहिए इसकी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमें नहीं पता तो रिलायबल अमाउंट 20 मिलियन ही होगी। At the year end, 800 units of this product were included in TL's inventory at a cost of rupees 1,50,000 per unit. All these units have the same defects. Normal selling price of each unit is 200,000. TL has estimated. TL has already committed to sell 300 units to Jamal Enterprises at a price of rupees 220 per unit. आम हालात में कितने का बेच देते हैं, लेकिन जमाल एंटरप्राइज से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ 300 यूनिट्स का 220 रुपए 2,20,000 रुपए पर यूनिट। TL has estimated that 80,000 per unit would be incurred to remove the above defect. Further, each defective unit can be sold for rupees 130,000 in the current condition. As it is, कैसे बेचा जा सकता है? नहीं, ऑनरस कौन सा वाला? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट किधर गया जहन? नहीं गया कहीं, अगर कहीं गया नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस जगह गया। सारों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो जमाल के अगेंस्ट जाना चाहिए। लेकिन जरा मेरा ख्याल चेक करने ऑनरस का लॉस मेकिंग होता है या प्रॉफिट मेकिंग, तो चेक करें जमाल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है लॉस मेकिंग, देख लेते हैं, देख लेना सर, इसमें देखते हैं। जमाल एंटरप्राइजेज में भी लॉसेस है। चलिए इसकी वर्किंग करते हैं, शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट 1 पहले जी सर, मेरे ख्याल हाफ पेज तो कम से कम छोड़ दो, हमने एडजस्टमेंट्स लिखनी है। किस केस में एडजस्टमेंट करनी है? वर्किंग में। ये पॉइंट नंबर 1 में जो टेबल आपके सामने आया है, अब उसको पहले करेंगे पहले। इस टेबल में किसी अमाउंट पे हमें इख्तिलाफ, सैलरी पे इख्तिलाफ, हाँ जी 2 मंथ्स का एक्सपेंस होगा। इक्विपमेंट पे कोई इख्तिलाफ, पहले इख्तिलाफात फाइनल करना। मेरा इक्विपमेंट को इसमें से निकाल के अलग एसेट बना लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद इसकी जो कितने मंथ्स की, 5 मंथ्स की है, नहीं जनवरी से या मार्च से जो ऑनवर्ड्स अक्टूबर की यकम तक बनती है, कितने मंथ्स गिने जरा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स। कौन सी अक्टूबर की डेट है? 1 अक्टूबर। कितने बनते हैं वो कैसे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो इक्विपमेंट को इसमें से निकाल देना चाहिए, उसकी 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होनी चाहिए। लेकिन क्या उसकी बनती इस साल 7 मंथ्स की है? बनेगी पूरे साल की, तो बाकी 5 महीनों की फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगी। 7 मंथ्स कैपिटलाइज,
बाकी शायद फिर एक्सपेंस होगा। ये लिया तो इक्विपमेंट इसी के लिए है, लेकिन ये इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल कितने अरसे हुए और इसकी लाइफ 5 ईयर है। ठीक है, तो बाकी अरसे की जो डेप्रिसिएशन है, फिर अगर इस्तेमाल इसमें नहीं भी हो रहा और एसेट मौजूद है तो एक्सपेंस आउट होना चाहिए। ठीक अगर इसी के अंदर ही रहना 5 साल तो फिर शायद इसी का टोटल खर्चा। और अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट के बाद आपने इसको बेच देना है तो इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए फिर शायद ये होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इसकी एक रेजिडुअल वैल्यू डिटरमिन होनी चाहिए और जो डिफरेंस बनता है वो सारा इसी के अंदर अंदर जितना बनता है वो सारा डेप्रिसिएशन आ जाना चाहिए। तो 5 ईयर इसकी लाइफ दी हुई है, लेकिन इक्विपमेंट ये जो प्रोजेक्ट सॉरी कंप्लीट हो गया 1 अक्टूबर को, तो उससे क्राइटेरिया मीट होने से पहले और एसेट कंप्लीट होने के बाद की अगर अमोर्टाइजेशन है सॉरी डेप्रिसिएशन इस केस में तो फिर एक्सपेंस आउट करें। कंज्यूमेबल्स का क्या करेंगे? नहीं सब में आप मसला जो भी कैपिटलाइज होगा मसला उसमें ये नीचे वाला आ गया ना, 2 महीने का इसको भी निकालना पड़ा। ये जो 30 है इसमें से 2 महीने कौन से 90 में से भी 2 महीने। अब ये सारे खर्चे इवनली हैं, ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली एक्सेप्ट इक्विपमेंट, तो ये 212 भी इवन 212 में से भी क्या निकालना 2 महीने निकालना, तो इन तीनों में से 7 मंथ्स कैपिटलाइज रहने चाहिए, बल्कि शायद पहले 9 मंथ्स कैपिटलाइज है तो हमें 2 मंथ्स निकालना रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी चाहिए। हाँ शुरू करें। थर्टी एक सेकंड पहले देखें क्या कर 30 बेटा उन लोगों की सैलरी जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट चलाया बनाया है, वो एम्प्लॉइज जो आपके एसेट को बनाने में इन्वॉल्व है उनकी उस रेलिवेंट टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होता है। एसेट्स की भी डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉइज की सैलरी, सब कुछ कैपिटलाइज होता है। अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं उनको अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा आप लोग ले लेंगे। 30 के जी प्लस 90 प्लस 212। एक मिनट पहले देख लें क्या कर रहा है। ये मैंने कौन सा खर्चा उठा लिया जो कैपिटलाइज होना चाहिए लेकिन 9 मंथ्स का नहीं, तो डिवाइड बाय 9 क्यों किया मैंने, इंटू 2 क्यों किया मैंने, कितना कैपिटलाइज है पहले तो उसमें से 2 मंथ्स हमें निकालना है। करें सॉल्व, ये वर्किंग्स में लिख रहे हैं आप जी। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, $73.78 राउंड ऑफ कर लेंगे पूरे लिखें। ठीक है चलो मेरे एंट्री बता एक्सपेंस का कोई नाम भी रख लेते हैं। नहीं एक ही रखें चलें एक्सपेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट किस टाइम पीरियड का है? क्राइटेरिया मीट होने से पहले की बात हो रही है, मतलब जस्ट टू एम्फसाइज यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट नहीं सर जी कैश नहीं है, रेक्टिफाइंग एंट्री है, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। आप लोग इस तरह करें, ये मेरे ख्याल है फर्स्ट डे आपको बोल रहा है, फर्स्ट डे जरा ढूंढना जरा पहला पेज, पहले पेज पे मैंने आपको जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आई थी, ये पेज नंबर बताया मैंने कुछ 2-3 बॉक्सेस बना के कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया था, उसमें सर जी हमने सारे तो खर्चे लिख दिए। जरा कुछ ढूंढ के बोले जरा कौन कौन से कहाँ बनाया था आपने, बनाया था कहीं 370 उसमें जरा देखें वो इतने सारे जो खर्चे लिखे हैं वो किस चीज के खर्चे हैं, वो खर्चों के नाम बोले जरा। नहीं लैंड तो रहने देना यार, लैंड खर्चा को दागा नाम नहीं है। ये जितने एसेट्स लिखे हैं अगर इनकी डेप्रिसिएशन है तो वो भी एक्सपेंस है,
सैलरी, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रिसर्च फेज चल रही होगी तो यही सारे खर्चे मिल के कहलाएंगे रिसर्च एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। सही। और यहाँ अगर डेवलपमेंट शुरू हो गई है तो यही सारे खर्चे हैं। डेवलपमेंट फेज में कौन से खर्चे हैं? हाँ, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे पायलट प्लांट लग जाए, कोई कंसल्टेंट हायर करने को, पेटेंट फीस आ रही, लेकिन वही सारे एम्प्लॉइज जो पहले रिसर्च फेज में थे वही सारे एम्प्लॉइज अगर डेवलपमेंट फेज में आ गए तो उनकी सैलरी, उस टाइम पीरियड के बिल्स जो है, उस टाइम पीरियड की इंश्योरेंस जो है, उस टाइम पीरियड के एसेट्स की डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट अगर कोई लाइसेंस लिया उसकी अमोर्टाइजेशन, यही सारे खर्चे मिलजुल के क्या कहलाएंगे? ये डेवलपमेंट। मतलब बिल्डिंग बना रहे हैं आप, मैं बार बार बिल्डिंग की तरफ इसलिए जा रहा हूँ, शायद होपफुली आसान है वो। बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने में जो खर्चे लग रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं? इसी तरह अगर फार्मूला बना रहे हैं तो कौन सा खर्चे होने फार्मूला बनाते हो? मटेरियल्स लगना उसमें, केमिकल्स वगैरह यूज करेंगे, इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन। इसी तरह एम्प्लॉइज उस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं। आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्या मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप, क्या कैसे होगा सॉफ्टवेयर डेवलप? नहीं कैसे, मतलब कैसे हो रहा होगा? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जो कोडिंग कर रहे हैं। अब जिस टाइम पीरियड में वो बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट बैठ के, उस एनवायरनमेंट के खर्चे, उस टाइम पीरियड के उनकी सर्विस के खर्चे, वो सारे कैपिटलाइज होंगे। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, क्या मतलब कैसे कैसे पता चला डेवलप हो गया? कोई खर्चा नहीं हुआ। कौन सा हुआ है? लोगों ने किया ना। तो यही सारे एक्सपेंसेस अगर किसी एसेट को बनाने में हो रहे हैं तो देन वो कैपिटलाइज हो रहे हैं। हाँ, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने खास तौर पे क्या रखा हुआ है कि क्राइटेरिया मीट हो जाए, और अगर क्राइटेरिया मीट होने से पहले पहले खर्चे बेनिफिट्स पॉसिबल थे तब एक्सपेंस आउट करें, लेकिन अगर बेनिफिट्स प्रोबेबल हो गए तो देन फिर कैपिटलाइजेशन। अब ठीक है प्लीज, और ठीक है सर, आ जाए वापस। अब ये क्या किया हमने, फिर डिवाइड बाय 9 इंटू 2 क्यों किए? ये एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होने चाहिए लेकिन क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाले नहीं होने चाहिए। अगली एडजस्टमेंट बताएं। हाँ जी, इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट एंड इंटेंजिबल एसेट। कितना सर? सारा? अरे सारा निकाल दो, वैसे तो वो भी हो सकता है कि हम, लेकिन रहने दें, मेरे ख्याल वो ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इसको बाहर निकालने का मतलब, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, लेकिन क्या इसकी डेप्रिसिएशन की फिर वर्किंग करवाएंगे? सही करवाएं। नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज तो पूरी करेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट, intangible asset debit and accumulated depreciation credit करें जी वर्किंग। होपफुली याद आ गया होगा। क्या इक्विपमेंट पूरा साल डेप्रिशिएट होगा? 360 डिवाइड बाय 5, 72 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। कौन से 5 गिनवा दें जरा? पहले दो, आखिरी 3, क्राइटेरिया मीट होने से पहले और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद। 30 42 जी, ठीक है। अब यहाँ जो कुछ आपने किया गौर से देखें, एक कम रहता है। कंसंट्रेट एक काम रहता है। पढ़े 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 डेटा पढ़े। किसकी? हाँ जी, जो डेवलपमेंट कॉस्ट अब कैपिटलाइज हुई है, क्या ये इस पीरियड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? तो कितने मंथ्स की अमोर्टाइजेशन? कौन से 3 महीने? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अमाउंट आपने बतानी है, कैलकुलेटर पकड़े आराम से, गलत नहीं हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी जरा अमाउंट बतानी है, इस अमाउंट को अमोर्टाइज करना।
हाँ जी 300.22 कैसे 692 सबसे बेहतरीन तरीका ये 692 कैपिटलाइज हुआ था हमने 3 एडजस्टमेंट्स की -73.78 -360 एंड +42 300.22 डिवाइडेड बाय पहले फाइनल ये वर्किंग समझ आ गई प्लीज कितना कैपिटलाइज हो गया था उसमें से जो हमारी एडजस्टमेंट उनके बाद फाइनल इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट रहेगी 300.22 डिवाइडेड बाय 10 into 3 बटा अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर amortization debit and accumulated amortization credit 7.51 ठीक है सर प्लीज क्लियर हो गया ये सारी एंट्री से सेंस बता दूं जरा एक एक करके सर सबसे पहले हमें एक्सपेंस का वो मैं 2 months का एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए हुआ था नहीं होना इक्विपमेंट इनटेंजिबल एसेट में नहीं टेंजिबल एसेट्स में होना चाहिए था डेप्रिसिएशन में से 5 months एक्सपेंसिव और 7 months कैपिटलाइज होने चाहिए और फाइनली फिर जो इंटेंजिबल एसेट है उसको 3 months अमोर्टाइज भी होना चाहिए था पॉइंट नंबर 2 सर पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट पैराग्राफ फाइनल एंट्री expense debit claim expense debit provision for claim credit provision for court case settling बनती है provision कितनी सर 20 फाइनल है सर परसेंटेज क्यों दी हुई है प्रोबेबल बताने के लिए प्रोबेबल के लिए दी चलिए ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स इसकी वर्किंग के बारे में काफी सारी फिगर्स आ गई सही तरफ जाके कोशिश करें ऐसे ये इन्वेंट्री की बात भी हो रही है बीच में आप ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट भी ले हैं ये सबको जरा सोचना चाहिए कैसे करें दोबारा पढ़ेंगे इसको क्या करें ये पैराग्राफ पढ़ के कहां कहां जहन जाता है इन्वेंट्री की तरफ भी जाना चाहिए क्या ये यूनिट्स पढ़े हैं 800 पढ़े 800 में से 300 यूनिट्स हैं इनका तो एक ऑलरेडी कमिटमेंट भी है इनकी सेल प्राइस देर पर फिर क्या पे बिक सकते हैं लेकिन क्या इनमें कोई डिफेक्ट्स हैं अच्छा वर्किंग अब 2 करनी पड़नी है 800 का एक ब्रेकअप हो जाना है यहाँ 300 500 ऐसी 300 500 करें फिर 500 की पहले लादा करवा दें 500 यूनिट्स हाँ जी बिल्कुल ठीक है 500 यूनिट्स क्या वर्किंग करनी है हमें एक कॉस्ट है 150 पर यूनिट एनआरबी का डाटा दिया लग रहा है तो व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट 150 150,000
देन कंपेयर किससे होना चाहिए इसे? एनआरवी पर यूनिट। जी अब एनआरवी पर यूनिट कैसे निकालना? नहीं 130 क्या है और भी कुछ है? एनआरवी निकाल रहे हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताएं क्या 130 है या 200,000? अब यहाँ शायद कोई डिसीजन होना चाहिए ना, एज इट इज बेचें या सही करके बेचें। दो ऑप्शंस है, नहीं मतलब उसमें से किस तरफ जाना चाहिए? एक मिनट 130 के करंट कंडीशन में बेच सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंस। क्या खर्चा करके भी बेच सकते हैं? खर्चा करके कितने का बिकेगा? 2 लाख का। तो कैसे बेचें? ये दो एनआरवीज हो जाएंगे इसके। करें जरा वर्किंग। एक है 200,000 पर यूनिट माइनस 80,000। 2 लाख कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? 80,000। तो एक तो फिगर आ जानी है 120। ये सही है? प्लीज फॉर्मूला को ध्यान में आता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। नंबर 2 दूसरी ऑप्शन क्या है? 130 पे एज इट इज भेज दें। तो 130 पे भी भेज दें और 120 पे भेज दें। नहीं अब चूज करना पड़ना, या किस पे बेच सकेंगे या किस पे। अब क्या डिसीजन होना चाहिए यहाँ से? लोअर ऑफ लेते हैं भाईजान, लोअर ऑफ। इसमें से हायर क्यों ले रहे हैं? नहीं मतलब अब डेफिनेटली हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ हमें फायदा नजर आ रहा होगा। हम एज इट इज क्यों ना बेचें, अगर एज इट इज बेचने में कुछ बचता। लेकिन बहरहाल अगर इसे एज इट इज बेच भी लें तो क्या फिर भी 20,000 का लॉस है? लॉस पर अब 130 एनआरवी एज इट इज बेच सकते हैं। नहीं है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। दिस इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एक्सपेंसेस। It is estimated selling price without any further expenses. So this 130,000 is NRV, and there is another NRV. We can sell it for 200,000 by incurring 80,000. So दोनों NRVs है. Why we have selected 130? Higher offer. मतलब higher off है, हमें higher off की तरफ जाना चाहिए। लेकिन higher off की तरफ अगर हम चले भी जाएं तो क्या even then 20,000 का लॉस बनता है पर यूनिट है। लेकिन सर एक लास्ट वर्किंग करवानी है। हाँ जी, हाउ मेनी यूनिट्स? 20,000 into 500। अभी 20,000 पर यूनिट नहीं है, इसकी टोटल अमाउंट फाइंड आउट करवाना। 500 यूनिट्स व्हाट इज 10 मिलियन? अच्छा मिलियंस में वर्किंग करें, इसे 10 ही पे रखते हैं, बाकी सारा डाटा मिलियंस में। लॉस है टोटल लॉस 10 मिलियन। नहीं ये वाला लॉस तो ऑनरेस नहीं है, इसको तो ऑनरेस ना कहें, इसको तो ऑनरेस ना कहें, तो सिंपल लो IS 2 अप्लाई हुआ है। जो ऑनरेस क्लियर हो गया बेटा प्लीज? ये अब 300 यूनिट्स की वर्किंग करवाएं उसके। लेकिन तरीका तो ये होगा कि कितना लॉस है ऑनरेस में भी क्या करना। ऑनरेस में भी लॉस ही निकालना है, उसमें एक लोअर ऑफ है, वो लोअर ऑफ और चीज है। पहले ये तो निकालना व्हाट इज द नेट कॉस्ट इफ एनी। ये कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट 150, NRV पर यूनिट नहीं, NRV पर यूनिट कैसे निकाला? 220 माइनस 80 जी 140 जी 220 सेलिंग प्राइस अभी नहीं, मतलब अगर 220 में बेचना है तो मेरा ख्याल सही बेचना है। नहीं 220 पे एज इट इज नहीं ना बिकना इसमें। क्या दीज यूनिट्स रिक्वायर्ड डिफेक्ट्स?
सॉरी दीज हैव डिफेक्ट्स। अब इनमें डिफेक्ट्स है ना, तो इनको 220 पे तो हमने जमाल एंटरप्राइजेस को देना है, ऑलरेडी हमने कमिट किया हुआ। डिफेक्टिव देने हैं 2,20,000 के या सही देने हैं? मतलब सही देने हैं जी। यहाँ भी दूसरी ऑप्शन है मेरा ख्याल है, यहाँ में दूसरी ऑप्शन की तरफ शायद वर्किंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। रीजन बता, यहाँ शायद हमारे पास चॉइस नहीं है मेरा ख्याल कि हम एज इट इज भेज दें। वी हैव ऑलरेडी कमिटेड। और हाँ जी, पेनल्टी का लेकिन यहाँ से करनी है अब ये नहीं वो तो, लेकिन आप थोड़ा सा आगे निकल के पहले एक सेकंड यहाँ हमें दूसरी वर्किंग नहीं करनी। वो अभी यहाँ एक लॉस आएगा ये वाला, दिस इज कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसको कंपेयर करना चाहिए पेनल्टी से, फिर उसकी फाइनल को डिसीजन होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या यहाँ मैं 130 वाली ऑप्शन को भी कंसिडर करके अपने लॉस को फाइनल करूँ, या 130 वाले ऑप्शन को यहाँ कंसिडर ना करूँ। उसकी क्या वजह है, करूँ या ना करूँ? मेरा ख्याल है कि वी हैव ऑलरेडी कमिटेड टू विद मिस्टर जमाल एंटरप्राइजेस, देयरफॉर अब हमें शायद उसे सही ही सप्लाई करना है। सही वो सही है सर क्या? तो 10,000 नहीं, 150 प्लस 280 नहीं है। कॉस्ट इतनी होगी, कॉस्ट अभी इतनी हुई नहीं है, वो होनी है, वो तो जब इंकर होगी तब होगी ना। तो जो कॉस्ट इस वक्त है उसको कंपेयर करें इस वक्त ये एनआरपी। अब ये नगदी का आंसर वैसे ही आता है, आंसर आ जाना है, लेकिन आंसर की बहस नहीं है। हम देख क्या रहे हैं, क्या खर्चा 80,000 हो गया या होना है? तो जो होना है वो कॉस्ट में हम नहीं प्लस कर सकते। हाँ जब हो जाएगा तो ठीक है, वो उस वक्त कॉस्ट होगी और उस वक्त फिर जो सेल प्राइस होगी 2,20,000 ही होगी। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उस वक्त एनआरबी से स्टार्ट नहीं करेंगे आप सबसे ऊपर एनआरबी नहीं लिखते, फिर आप क्या लिखेंगे? सेल लिखेंगे 220। हाँ अगर टोटल उसमें कॉस्ट में इजाफा हो गया तो वो कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी, लेकिन इस वक्त जो एज इट इज कॉस्ट है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं एज इट इज इसकी एनआरबी से, टू गेट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ एनी लॉस। ठीक है जी प्लीज। व्हाट इज 10,000 लॉस बनता है वैसे? लॉस बनता भी है सर, कितना फाइनल करने से? 3 मिलियन हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई बाय 300। 10,000 इंटू 300 इज इक्वल टू 3 मिलियन। मिलियंस में ये फाइनली इकट्ठा करते हैं सर। 3 मिलियन लॉस और 10 मिलियन लॉस, टोटल लॉस 30 मिलियन, सॉरी 13 मिलियन। ये फाइनली को इसकी एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट्स पे इफेक्ट लेने हैं, एसेट्स लायबिलिटीज पे इफेक्ट लेने हैं। मेरा ख्याल इसी की तरह कुछ होना चाहिए, थोड़ा और स्पेसिफिक अगर हो जाएगा। स्टॉक कम हो रहा है, कम होना ज्यादा हो रहा है, कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा? बनाने लॉस कहाँ अल्टीमेटली जाता है? स्टॉक का कॉस्ट, स्टॉक का लॉस, स्टॉक कम हो रहा है सर, कॉस्ट ऑफ सेल इफेक्ट होगी, स्टॉक क्रेडिट। बारह ये जितनी एंट्रीज हम लिख रहे हैं दीज आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि हम बाद में इन्हें देख के अपनी फिगर्स फाइनल कर सकते। ये नहीं कंफ्यूजन सर, समझ आ गया सर? चलिए वाइंड अप करें। अब हाफ पेज आपने क्यों छोड़ा? क्या तरीका होगा सर? गिवन फिगर्स किस किस की हैं? हेडिंग बनाए ट्यूलिप लिमिटेड, वैसे काइंडली 5 मिनट ज्यादा लगाएं, थोड़ा सा कम होगा। ट्यूलिप लिमिटेड है कुछ और? ट्यूलिप लिमिटेड रिवाइज्ड
ये बन गई है सर जी, मैंने बना ली हुई है सर, आपने भी बना ली हुई है सर। रिवाइज्ड अमाउंट्स ऑफ टोटल एसेट्स, total liabilities and net profit। ये अब देख लें कैसे बनाना है। डेफिनेटली कोई कंपलसरी नहीं कि हम कॉलम्स बनाएं। मेरा ख्याल ये है कि एक एक लाइन यूज कर लेते हैं। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट तो नहीं बनाना है, क्या ख्याल है? पढ़े जरा रिक्वायरमेंट क्या करना है, सिर्फ रिवाइज फिगर्स बतानी है। तो मसलन टोटल एसेट्स, एक मिनट को फिगर ढूंढनी सी गिवन है 2700 गिवन है, अब इसको ब्रैकेट में लिखें प्लस माइनस करना, ऐसे नहीं आ जाएगा। या तो एक्सट्रैक्ट्स बनाना ना, तो हम फॉर्मेट प्रॉपर बनाएंगे। वी हैव जस्ट टू फाइंड आउट, अब कॉलम वाइज भी हो सकता है, देख लें एज यू लाइक। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, एक लाइन रखने पे समझे। नेट प्रॉफिट खुद से करें जरा, एडजस्टमेंट होंगे। एक एक एंट्री को अकाउंटेंट बन के देखें। एक्सपेंस डेबिट, intangible asset credit, expense debit, intangible asset credit, कहां कहां कैसे इफेक्ट आएगा? नेट प्रॉफिट और एसेट्स में से लेस करेंगे। सेकंड एंट्री नो इफेक्ट भी ठीक है, मेरी सजेशन ये प्लस माइनस कर दें, जस्ट नजर आ जाए। यकीनन एक एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है सर। इक्विपमेंट डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट 30, एसेट डेबिट 42, एसेट क्रेडिट 72। कम ऑन यार, क्या हो गया? बोर्ड से देख के लिखना शुरू हो गया, प्लस माइनस लग रहा, माइनस मल्टीप्लाई लग रहा। फोर्थ एंट्री amortization debit, asset credit, accumulated amortization credit, expense debit, expense debit कटे नहीं आता, इंटेंजिबल वाला हो गया कंप्लीट। एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, लास्ट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। ये बेटा 42 इंटेंजिबल एसेट डेबिट हुआ, 42 इंटेंजिबल एसेट डेबिट हुआ ना, तो 42 कैपिटलाइज हो जाएगा। प्लीज लुक एट द डबल एंट्रीज, इनका मकसद बेटा सिर्फ यही था कि हम इन फिगर्स को बाद में देखें प्लस माइनस कैसे करें। ये ठीक है प्लीज? फाइनल आंसर्स 253, 257, 2575.7 आ गए रुपीज इन मिलियंस। वन 1640 253.71।
ये ज़फा अगर आप प्रोविजन इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो स्टॉक में इफेक्ट नहीं आएगा 3 का, तो वो स्टॉक में से 3 कम होने की बजाय लायबिलिटीज में 3 प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, वो भी ठीक है जी सर। क्लियर है सर? क्लियर है सर? आइए सेट थोड़ा सा दिन में है, कौन सा? पेज नंबर 386 निकाला मेरा, पेज नंबर 386 ये नोट कर लिया प्लीज। पेज नंबर 386 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको रखें 1 मिनट हो। पेज नंबर वो ये नहीं यार, बोल कैसे है? 386 मींस 386 आगे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन के एंगल से कुछ चीजें जो अभी हमने डिस्कस की शायद उसमें आएंगी विद आइए सेट, तो काइंडली जरा से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसके लिए निकालते हैं टाइम। इस वक्त इस तरह करें, वेबसाइट्स भी हैं कुछ इस आई सेट 8 में, पेज ढूंढने जरा काइंडली। पेज नंबर 412, पेज नंबर 412। जी पेज नंबर क्या बताया सर? वंस अगेन आइडियली ये जो इस वक्त पढ़ने लगे हम, ये पढ़ना चाहिए था हमें ओरिजिनल स्टैंडर्ड से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल स्टैंडर्ड हम ये स्टार्ट में क्या लिखा हुआ, तो सिक 32 का कौन ये सिक 32 बीच में बेचारी कहां से आ गई? जो स्टैंडर्ड नजर आईएफआरएस के नाम से, उसमें आईएसएस भी हैं, आईएफआरएस भी हैं, और इन स्टैंडर्ड्स के में जो इंटरप्रिटेशन इन स्टैंडर्ड्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो आईएसबी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है फर्दर गाइडेंसेस इशू करता है। तो पुरानी गाइडेंसेस होती थी एसआईसी के नाम से, और अब नई गाइडेंसेस हैं इफ्रिक के नाम से। तो इफ्रिक 1 जिसे आपने पढ़ा डिसमेंटलिंग के वाले से, इसी तरह आईएस 38 से रिलेटेड आज से तकरीबन 20 साल पहले जब दुनिया में वेबसाइट्स आ गए, मतलब 20 से पुरानी बात नहीं होनी है, तो फिर अकाउंटेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि बताया जाए कि क्या ये जो वेबसाइट की डेवलपमेंट है ये कोई इनटेंजिबल एसेट है, और अगर है तो फिर इसमें कौन कौन सी अमाउंट्स, अगर किसी कंपनी ने वेबसाइट डेवलप की है तो उसकी वेबसाइट अगर इंटेंजिबल एसेट है तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या ऐड होना चाहिए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर IAS 38 ओरिजिनली जब इशू हुआ था उस जमाने में इसमें वेबसाइट्स के हवाले से गाइडेंस मौजूद नहीं थी, तो फिर वेबसाइट्स के हवाले से गाइडेंस देने के लिए सिक बनाई गई, लेकिन उस वक्त डेफिनेटली अब इससे पहले भी 6 बन चुकी होंगी। तो इस सिक को नंबर कौन सा अलॉट हुआ? 632। ये 632 डील किससे करती है? वेबसाइट कॉस्ट से। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें पढ़ना, एक पहले इसका बेसिक सा थोड़ा सा अब अपने जहन में जरा अपने आईटी के नॉलेज को जहन में रख के जरा कुछ वेबसाइट्स के हवाले से मुझे जरा थोड़ा सा इन्फॉर्म करते हैं। यकीनन बेतहाशा किस्म की वेबसाइट्स हैं, लेकिन अकाउंटिंग में जिस वक्त हमें जरूरत है वेबसाइट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तरह की वेबसाइट्स वो हैं जिस तरह की फॉर एग्जांपल, नहीं उस तरह से हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उस तरफ अगर हम निकल गए तो वो तो हमारे
बुक कम हो जाएगी, रजिस्टर कम हो जाएगा। तो हमें बस जिस तरीके से चाहिए वो ये है। मसलन ये कोई नहीं, मतलब एक सेकंड बस, मैं पहले चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज जो हम सबके कॉमन नॉलेज में, ये जो आप कैंपस इनसाइड पे जाते हैं, ये भी कोई वेबसाइट ही कहलाएगी? नहीं मतलब एक सेकंड, पहले कैंपस इनसाइड पे, असल में वेबसाइट की जिस कैटेगरी है कि हमें जरूरत है उसमें ये है कि एक वेबसाइट्स वो होती हैं जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप कभी नेस्ले की वेबसाइट ओपन करें तो उसमें आपको नेस्ले की डिटेल, उसके ऑफिस कहाँ है, उसका बिजनेस क्या है, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डायरेक्टर्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसलिए और किसी और कंपनी ओपन करने के उसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। फिर कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसपे ट्रेडिंग हो रही होती है, जिस तरह मसलन फॉर एग्जांपल बोलते नहीं, आप कई बहुत सारे नाम है इसमें, अमेजोन है, अलीबाबा है, बोलते नहीं सर जी, बड़े हैं, दराज है शायद, OLX है शायद, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ ट्रेडिंग भी होती है, ई कॉमर्स एक्टिविटीज होती हैं। तो एक वो वेबसाइट्स हैं जो कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, जिससे शायद एज सच ये कहना, या प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं कि वो उन वेबसाइट्स पे बिजनेस की कुछ एज सच ट्रेडिंग नहीं हो रही। ठीक है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इस उम्मीद पे दी जा रही है कि ठीक है लोगों को हमारे बारे में पता चल जाए, लेकिन डायरेक्टली वहां से रेवेन्यू जनरेशन उस तरह से नजर नहीं आती। लेकिन ये दूसरी टाइप की आपने वेबसाइट्स बोली हैं, कौन कौन सी बोली, दो तीन दोबारा बताओ। तो इनको अगर ध्यान में रखें तो यहाँ फिर ये वेबसाइट से ट्रेडिंग हो रही है, बिजनेसेस हो रहे हैं, तो इनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शायद जनरेट हो रहे हैं। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि वो वेबसाइट्स जो इन कंपनी इंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ फीलिंग, कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रही हैं, उनकी अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो उनकी डेवलपमेंट में बेनिफिट्स की प्रोबेबिलिटी, बाकी डेफिनेटली भी डिटेल हो रहा है। अच्छा, वर्ड्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, वो जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो पढ़े वो उसी तरह से हैं। तो उनमें ये कहना कि ये हमें बेनिफिट्स देंगी शायद डेमोन्स्ट्रेट करना जरा मुश्किल है, लेकिन वो वेबसाइट्स जो ई कॉमर्स के लिए यूज हो रही हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस जहाँ हो रहे हैं, वो फ्यूचर बेनिफिट्स शायद हमें क्वांटिफाई करके बता रही थी कि यहाँ से हमें फवायद हासिल होंगे। तो शायद सारी स्टोरी का क्रक्स ये निकलेगा कि वो वेबसाइट्स जैसे कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन वेबसाइट्स को बनाने में कोई खर्चा आया है तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा, लेकिन वो वेबसाइट्स जो हमें ट्रेडिंग फैसिलिटीज दे रही हैं, रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं, उन वेबसाइट्स की डेवलपमेंट पे अगर कोई कॉस्ट आएगी तो उसे कैपिटलाइज करेंगे, अगर वो सारा क्राइटेरिया जो हमने, जरा पेज ढूंढने, जरा पेज नंबर 2 ऑफ IS88, इस सारी डिस्कशन में ना 2 पैराग्राफ्स आने बार बार, तो एक मिनट जरा, बल्कि पहले पेज नंबर 1 पर रुकें, पेज नंबर 370 पे एक मिनट रुकें जरा। 2 इनिशियल क्राइटेरियाज वहां आए थे, कौन कौन से सर? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, मिल गया सर? अगले पेज पे जरा। फिर ये जो डेवलपमेंट वर्क कैपिटलाइज होना था, उसके लिए फिर 6 और निकल आए थे, इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। तो ये जो 6 थे, वंस अगेन ये स्टैंडर्ड में लिखे होंगे, तो ये 6 को भी फुलफिल होना चाहिए अगर किसी वेबसाइट की डेवलपमेंट कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना। और अगर ये 6 के 6 क्राइटेरियाज मीट नहीं होंगे तो फिर आप इस वेबसाइट की जो राइट साइड वेबसाइट्स हैं, इनकी भी कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी मैंने बात की है, अब मेरा ख्याल इसको जहन में रखे, अब पेन पकड़ना और इसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के हवाले से पढ़ना। इसमें से याद करने वाली अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन चीजें इसलिए नहीं है कि एवरीथिंग इज रिटन ऑन द ओरिजिनल स्टैंडर्ड, और इसका फिर क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना वो भी इंशाल्लाह फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ। तो पहले जरा थोड़ी सी जरा इस बहस के बाद जरा मैं अंडरस्टैंडिंग पढ़ के जरा बना लें, और कुछ यहाँ तक जो मैंने बातें की कुछ जहन में आ गई चीजें। वेबसाइट्स इशू क्या है, मतलब ये जो 632 बनाई गई, इशू क्या था जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश हुई है? नहीं, वो पढ़ लेते हैं, इशू लिखा बस। An entity may incur internal expenditure on the development and operation of its own website.
फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस। अब जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी वो उनमें ये जो खासतौर पर अकाउंटिंग टाइप चीजें होती हैं, ये जिस तरह अगर हम ये स्कैन्स के बारे से बात करें तो इसमें इन्होंने अपनी भी एक सॉर्ट ऑफ ये सॉफ्टवेयर कह लें एक रखा हुआ है जो सिर्फ एम्प्लॉइज ही उसे एक्सेस करते हैं। एक तो आपका है ना वो जो जिसपे आप लेक्चर्स वगैरह लेते हैं वो एक्सटर्नल एक्सेस होगी, मतलब एक्सटर्नली एक्सेस हो रही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोग। लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कुछ फैसिलिटी सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉइज को, तो इंटरनल एक्सेस भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। लेकिन उसमें कौन सी चीज की बात हो रही है? एन एंटिटी में इंकर इंटरनल एक्सपेंडिचर, खुद एक वेबसाइट्स बनी बनाई भी दी जा सकती है, शायद उनकी इस वक्त बात नहीं हो रही। एन एंटिटी में इंकर इंटरनल एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ऑन वेबसाइट जिसने इंटरनली या एक्सटर्नली एक्सेस होना। A website designed for external access may be used for various purposes such as to promote and advertise an entity's own products. सही लिखा हुआ सर? सही लिखा हुआ सर। Provide electronic services and sell products and services. ये मेरे ख्याल में इवन प्रोडक्ट्स की तस्वीरें भी होती हैं वेबसाइट में, हम ये बेच रहे हैं और उसको बड़ा खूबसूरत सा करके दिखाया जाता है, बाद में पता चलता है ये जिस तरह ये बर्गर्स की इतना बड़ा बर्गर तो मतलब पूरा हो ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे बड़े दूर जाना पड़ा। किस किस मकसद के लिए होते हैं? मेरे ख्याल वो जो बात मैंने की थी वही हुई थी। प्रमोट एंड एडवर्टाइज एन एंटिटीज ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एंड सेल, मतलब सेल भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है। एनी कंफ्यूजन? चलो नहीं लिखा स्टेजेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। अब यहाँ सिर्फ हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को इंशाल्लाह भी ऐसा आगे जाकर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वेबसाइट की डेवलपमेंट में भी 4 स्टेजेस उसने गिनवा दी हैं, बोलेंगे कौन कौन से? प्लानिंग स्टेज होगी, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट एंड कंटेंट डेवलपमेंट। ऑल दीज विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन नेक्स्ट पेजेस। Once development of a website has been completed, the operating stage begins. ये कुछ ना मेजॉरिटी वर्ड शायद आपको वही महसूस होंगे जो हमने पहले पढ़े हैं। ये पढ़ा कभी पहले वर्ड? क्या खत्म होगा तो क्या शुरू होगा? हाँ, इसमें भी एक रिसर्च फेज आएगी, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ था डेवलपमेंट फेज कंप्लीट होगी तो ऑपरेशन शुरू होगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन एंटिटी मेंटेन्स एंड एनहांसेस एप्लीकेशन। ये भी होता है क्या एक दफा अगर वेबसाइट बन गई है तो उसमें फर्दर फीचर्स भी उसको मेंटेन रखने का मतलब वैसे ही, लेकिन मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं, एनहांसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राफिकल डिजाइन, कंटेंट। तो इस स्टेज में, ऑपरेटिंग स्टेज में, फिर एंटिटी मेंटेन करेगी, एनहांस कर सकती है एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राफिकल डिजाइन। अब ये क्या चीजें हैं मतलब थोड़ा सा जितनी मजबूत एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो फाइनली यहाँ से इश्यूज ये बने जिन पे फिर गाइडेंस आई, whether the website is internally generated intangible asset that is subject to the requirements of ISO 88। पहला सवाल ये उठा, and what is the appropriate treatment of such expenditure। तो कौन से 2 इश्यूज उठे थे कि क्या ये इंटेंजिबल एसेट है जिसे ISO 88 के मुताबिक सोचा जाए, और नंबर 2 अगर है तो फिर इनके खर्चों का काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, मतलब किन को एक्सपेंस आउट होना चाहिए, किन को कैपिटलाइज होना चाहिए। 632 डजंट अप्लाई। अब ये पहले कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें जहन से निकालना। 632 doesn't apply to the expenditure on purchasing, developing and operating hardware। हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? वेब सर्वर, स्टेजिंग सर्वर, प्रोडक्शन सर्विस, इंटरनेट कनेक्शंस। तो हार्डवेयर पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? IS 16। तो हार्डवेयर इज अ टेंजिबल एसेट। Additionally, when an entity incurs expenditure on internet service provider, आप इंटरनेट कनेक्शन अगर देंगे तो वो खर्चा एक्सपेंस आउट होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होस्टिंग द वेबसाइट, ये भी होता है कोई होस्टिंग वेबसाइट। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अगर कोई फीस दे रहे हैं तो वो कहाँ चली जाएगी? वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी। हार्डवेयर कहाँ जाएगा? IS 16 में वो फिर डेप्रिशिएट होगा। तो 632 में किन को एड्रेस नहीं किया गया और किन को कहाँ भेज दिया गया? हार्डवेयर को IS 16 में भेज दिया गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर वेबसाइट होस्टिंग कर रहा है तो उसके अगर पैसे आपको दे रहे हैं तो वो सिंपली एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा।
नहीं, अगर हार्डवेयर खुद डेवलप कर रहे हैं नहीं, वो आपके ज़हन में जो है वो ठीक है, वो अभी भी है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे ख्याल को वेबसाइट ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में रहेगा। दो तरह के सॉफ्टवेयर हम पढ़ गए हैं इस 38 में, है पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को शायद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा था, और स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर को हमने शायद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो तो अलग रिकॉर्ड होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का हिस्सा ही रहेगा, तो वो तो सॉफ्टवेयर है। अब ये वेबसाइट है, इस हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी होगा और वाई 16 में चला जाए। और अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो तो शायद हम सबको पता है कि इंटेंजिबल एसेट है, उस पर शायद एक स्पेसिफिकली गाइडेंस नहीं है, उसने अलग इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड होना। यहाँ स्पेसिफिकली शायद सिर्फ एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी वेबसाइट को। IAS 38 doesn't apply to, अब IAS 38 पे आ जाएंगे, IAS 38 does not apply to intangible asset held by an entity for sale। क्या मतलब हुआ? अगर आपका कारोबार ही सॉफ्टवेयर डेवलप करके बेचना है तो फिर आप IAS 2 और IFRS 15 एक है रेवेन्यू से रिलेटेड, जब चीजें पड़ी हैं तो IAS 2, और जब बेचेंगे तो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। वंस अगेन ये चीज कहाँ से स्कोप में नहीं है, मतलब कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स IAS 38, बल्कि ये तो IAS 38 लिखा हुआ है, तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जो फॉर सेल है ये क्या बन जाएगा? जब तक पड़ा है तो इन्वेंट्री, और अगर बिक जाएगा तो IFRS 15 मींस रेवेन्यू, तो इसकी सेल रिकॉर्ड होनी है। और लीजेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, क्या लीज भी हो सकते हैं? लेसर लेसी अगर हो जाएगा तो फिर लीज वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, IAS 16 या IFRS 16। अब मेरा ख्याल IAS 630 मस्ट बी अप्लाइड फॉर लेसर, चलें वो ऑपरेटिंग लीज वगैरह भी रहता है, तो ये इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस हो जाएगा। अब आ जाए आप कंसेंसस पे, नेक्स्ट पेज आ जाए। कंसेंसस, ये इशू रेज हुआ, अकाउंटिंग के बुजुर्ग इकट्ठे बैठ गए, आपस में डिलिब्रेशंस हुई, कंसेंसस आपके सामने आ गया। किनका कंसेंसस आपके सामने आ रहा है? A website arising from development shall be recognized as an intangible asset। लेकिन साथ उन्होंने क्या कह दिया? If and only if, in addition to the complying with the general requirements described in IAS 38.21 for recognition and emission measurement, an entity can satisfy the requirements of IAS 38.57 related to capitalization of the development expenditure। अब ये दो जो चीजें यहाँ आ गई हैं, IAS 38.21 और IAS 38.57, ये शायद आगे काफी दफा आना है, ये असल में वही है। दोबारा जाए फर्स्ट पेज पे, ये लिखा हुआ IAS 38.21, ये जो है ना 0.21 का मतलब पैरा 21, और IAS 38.57 क्या है? तो मेरा ख्याल है शायद वहां पैरा नंबर्स लिखे होंगे, पहले पेज पर जाना। ये पहले पेज पे दो क्राइटेरियाज आए थे, पेज नंबर 370, वो पैरा 21 है, उसमें कौन से दो कंडीशंस है मेरी तरफ? प्रोबेबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेड अवेलेबल, और अगले पेज पे जाए, ये पैरा 57 है, ठीक है। तो ये दोनों ओरिजिनल स्टैंडर्ड में अवेलेबल है, तो अब इन दोनों को ध्यान रख के बताएं क्या कहता है। वो कहता है वेबसाइट को आप इंटेंजिबल एसेट बना लें, लेकिन कब? उन दो क्राइटेरिया के साथ साथ वो 6 भी मीट होते हैं। कौन से दो के साथ साथ कौन से 6 होते हैं? जर्नल वाले दो के साथ साथ जो पैरा 21 में है, an entity can also satisfy the requirements of पैरा 57। तो फिर क्या करें? फिर आप कैपिटलाइज करते हैं। तो वंस अगेन मींस अगर क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो वेबसाइट की कॉस्ट को एज एन इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज किया जा सकता है। समझ आ गई? आगे चलें। In particular, an entity may be able to satisfy the requirements to demonstrate how its website, ये लाइन अंडरलाइन करें, will generate future economic benefits in accordance with IAS 38.57। अब डी ढूंढे नहीं, उधर जाए सर, प्लीज जाए सर, प्लीज कब थे पेज नंबर 371,
पेज नंबर 371 पैरा 57 और डी। डी कौन सा निकलेगा? डी का जरा क्या वर्ड जाऊँ? अब यहां वो ये कहता है कि खास तौर पे, अब ये जरा फोर्थ लाइन से दोबारा मैं इसको सुनूंगा, इन पर्टिकुलर खास तौर पे वो कहता है ये जो डी पॉइंट, आप डी अपने जरा सामने रखिएगा जरा, डी डी के साथ आते जाते रहिए। वो कहते हैं डी जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 57 में, जो डी है सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटिटी ने ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि उसकी जो वेबसाइट है वो कैसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जनरेट करेगी। अब ये किसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है? नहीं, एंटिटी ने किसको? सबसे पहले अपने आप को ये यकीन दिलाना कि कैसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, और सेकेंडली फिर ऑडिटर्स आएंगे, फिर उनको बताना है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। और आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि शायद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तभी मिलेंगे, जरा बोल्ड वर्ड्स पढ़ेगा, द वेबसाइट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज इंक्लूडिंग डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम एनेबलिंग ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। कहते हैं शायद अगर ये वाला काम हो जाए, कौन सा वाला काम, कि आपकी जो वेबसाइट है वो कोई ऑर्डर्स लेके रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो शायद फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका पैरा 57 का डी पॉइंट अप्लाई हो गया है। इट मीन जो ई कॉमर्स वाली शायद साइट्स हैं उनके लिए डिमॉन्स्ट्रेट करना आसान है। वो ये एहसास डिमॉन्स्ट्रेट करना नहीं होगा, बस इंग्लिश में ठीक है, वही वही होगा डिमॉन्स्ट्रेट। नहीं वो ज्यादा मुश्किल होता है, डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए, आप भी सेटिस्फाई हो जाए, लोग भी कन्विंस हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ये काम किन वेबसाइट्स पे ही शायद पॉसिबल है। सर जी पढ़ लें सर, तो आगे नहीं, एंड द वेबसाइट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज इंक्लूडिंग डायरेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम, एक जरा लाइन और बीच में रख लें फिर इकट्ठा बात कर लेते हैं। एन एंटिटी इज नॉट एबल टू डेमोन्स्ट्रेट, अब खुद ही कह रहा है कि नॉट एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हो जाना कब, हाउ वेबसाइट डेवलप सोनली फॉर और सोनली और प्राइमरीली फॉर प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स। अब ये किन वेबसाइट्स की बात हो रही है? जिन पे कंपनी की इंफॉर्मेशन है, तो जिन पे कंपनी की इंफॉर्मेशन है उसमें प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, डिस्प्ले हुई हैं, अब वहां ये डिमॉन्स्ट्रेट करना कि हमें इसी वेबसाइट की वजह से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होंगे, वो कहता है कंपैरेटिवली मुश्किल है ये डिमॉन्स्ट्रेट करना। कहाँ हो सकता है शायद, कहाँ उन्होंने शायद खुद ही कह दिया कि नॉट एबल टू है। And consequently all expenditure on developing such a website shall be recognized as an expense when incurred। इसकी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इस पूरे इस कंसेंसस की। एक मिनट पढ़ लें, एक मिनट पढ़ लें, एक मिनट पढ़ लें फिर मेरे पढ़ के सुना। एक वेबसाइट अगर है तो उसे इंटेंजिबल एसेट बनाया जा सकता है अगर जनरल क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन के साथ साथ डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज एन एसेट भी मेट हो जाए। खास तौर पे मेट होना चाहिए, खास तौर पे मेन जो पॉइंट है दैट इज हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बाकी उसके जो आगे है उसकी नीचे समरी लिखी हुई है 3 लाइनों में, ये पढ़े, यही जो उससे आगे है, मतलब कि कौन सी वेबसाइट इस काबिल होंगी जो ये डी क्राइटेरिया मीट कर सकती हो, और कौन सी फिर ऐसी होंगी जो शायद क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से जिनका खर्चा फिर कैपिटलाइज होने की बजाय एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है सर? क्या सर? क्या? यस सर। ठीक है, मैं नहीं कहता ये आपने याद करना है, लेकिन मैं इतना तो हमें कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि चांद एक वर्ड अपने भी बीच में अच्छे आ रहे हैं। वो वेबसाइट्स जो कैपेबल ऑफ अर्निंग रेवेन्यू है फ्रॉम ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, और वो वेबसाइट्स जो सोलली हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, उनके खर्चे पर कैपिटलाइज होने के बजाय किन के कैपिटलाइज किन के एक्सपेंस हो, बोल दें अब। क्या
नहीं, वो तो मेरा ख्याल है एडिशनल रेवेन्यू है, एडिशनल रेवेन्यू है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो वेबसाइट है इन पे कोई ऐड लगवाता है, इन पे कोई ऐड लगाता है। सर आर्टिकल्स की वेबसाइट की बात ही नहीं हो रही है ना, उदाहरण नाम कंपनी की इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट पे कौन ऐड देता है? नेस्ले की वेबसाइट पे भी खोल के देखिए उसमें कितने ऐड आए। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अगर आप अर्निंग हो रही है रेवेन्यू की उस पर आता है, ठीक है वो है। अगर किसी वेबसाइट का मकसद ये है एडवर्टीजमेंट, वो नहीं ना बात हुई है इसमें, आप ये सही पढ़ रहा है, किसकी एडवर्टीजमेंट की बात हुई है? अपनी चीजों की, अपनी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डिस्प्ले की हुई हैं और ताकि लोग उसको अट्रैक्ट होकर वो खरीद सकें। तो अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट, अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट के लिए वेबसाइट बनाई हुई है। तो अगर सिर्फ इसलिए बनाई हुई है अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट के लिए, तो हमें तो किसी ने पैसे नहीं देने। हमारी अपनी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के पे किसी की एडवर्टीजमेंट्स की बात नहीं हो रही। हमारी प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले हुई हुई है हमारी वेबसाइट पे, हमारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हैं वेबसाइट पे, किस लिए? ताकि उनकी एडवर्टीजमेंट हो, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो सके। तो हमारी वेबसाइट पे बेटा कोई और एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा। हमने अपनी वेबसाइट क्यों बनाई हुई, क्यों बनाई हुई सर? स्टेजेस इन वेबसाइट डेवलपमेंट, पेन पकड़ने की दोबारा, कौन सी 4 स्टेजेस आई थी? यहाँ जरा कुछ इकट्ठी हो गई, कुछ और आ गई। प्लानिंग स्टेज आएंगे। अब आइए सेट 8 का जो नॉलेज हमारे पास है वो जहन रख के पढ़ते ही है। प्लानिंग स्टेज इज सिमिलर इन नेचर टू द रिसर्च फेज। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दिस स्टेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। क्या डेवलप होना शुरू हो गया? नहीं, क्या डेवलप होना शुरू हो गया? वेबसाइट। लेकिन वेबसाइट की डेवलपमेंट में जो प्लानिंग स्टेज पे खर्चे हो रहे होंगे वो किससे ही मिलते जुलते हैं, देयरफॉर वो तो एक्सपेंस आउट होंगे। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेज, ग्राफिकल डिजाइन स्टेज एंड कंटेंट डेवलपमेंट स्टेज को इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। द एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टेज, द ग्राफिकल स्टेज, ग्राफिकल डिजाइन, ये चीजें होपफुली आपको आइडिया है। ग्राफिकल डिजाइन कलरफुल से बनाई होती है। एंड द कंटेंट क्या होता है? जिस पे लिखा होता है, इंग्लिश में लिखे ही होता है। The application infrastructure development, the graphical design stage and content development stage, to the extent that the content is developed for the purpose other than, अब ये बार बार ना ये चीज आनी है, अब इसकी यहाँ भी एक दफा ट्रांसलेशन कर देना। नहीं एक मिनट थोड़ा सा पढ़ करो। To the extent the content is developed for the purposes other than to advertise and promotes entities' own products and services are similar in nature to the development phase in ICT. Expenditure incurred in these stages shall be included in the cost of website recognized as an intangible asset। दोबारा पढ़ें और बताएं बीच में ये जो other than है इसका क्या मीनिंग है? एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे अगर कोई खर्चा है तो वो तो एक्सपेंस आउट ही है। उसके अलावा अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो कहता है डेवलपमेंट फेज से रिलेटेड होगा, और इस फेज में अगर कोई खर्चा हुआ है तो फिर ये कैपिटलाइज हो जाएगा वेबसाइट की कॉस्ट में। एडवर्टाइजमेंट वाला, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन का निकाल के, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ने कहा जाना है, वो जिस जगह भी खर्चा होना वो एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग और क्रिएटिंग कंटेंट, ये भी होता है परचेजिंग और क्रिएटिंग, वो खरीद लिया किससे कंटेंट या बना लिए। वंस अगेन ब्रैकेट पढ़ा, अदर देन द कंटेंट दैट एडवर्टाइज एंड प्रमोट्स एंटिटीज ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर कौन सी चीज एक्सक्लूड हुई है? सब एक्सपेंडिचर परचेजिंग और क्रिएटिंग कंटेंट अदर देन ब्रैकेट पढ़ा, specifically for the website or the expenditure to enable use of the content, for example a fee for acquiring a license to reproduce। अब हम लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो शायद 35 रुपए की सीडी ले लेते हैं, लेकिन शायद क्या इसके लिए वो बर्ड होता है, कितने की सीडी आ जाती है आजकल? लेकिन वैसे तो ये लाइसेंस के साथ खरीदनी चाहिए चीजें। क्या किसी का कंटेंट उसकी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे लगाया जा सकता है? लगा देना चाहिए। लेकिन मतलब यहाँ एज्यूम किया जा रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा कि हम किसी को फीस दे के उसका फिर जो कंटेंट है उसे रिप्रोड्यूस करता है। ये पाकिस्तान की बात होगी। दोबारा फॉर एग्जांपल एक आखिरी सेंटेंस सुन के ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग और क्रिएटिंग कंटेंट विदाउट ब्रैकेट्स स्पेसिफिकली फॉर द वेबसाइट
but the expenditure to enable use of content on the website shall be included in the cost of the development when condition is met. However, in accordance with the IS8, past expenses are recognized as an and shall not be recognized. मसलन जो प्लानिंग स्टेज पे खर्चे हो गए थे और इस स्टेज में भी जब तक इस डेवलपमेंट फेज में भी जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, तो जो खर्चे पहले हो चुके हैं और आपने से प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर दिया था, उनको कैपिटलाइज करने की बात नहीं हो रही। किन की बात हो रही है? क्राइटेरिया मीट होने के बाद जो खर्चे हैं वो कैपिटलाइज होंगे, अदर देन द एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द एंटिटीज ओन प्रोडक्ट्स। यहीं से इंशाल्लाह कल दोबारा शुरू करेंगे। ये IAS 38 को मैंने कुछ दिया है सवाल? क्वेश्चन 4 मैंने कहा ये 3 पहले रिवाइज करें, 3 जो भी किया आज, और फिर 4 इंशाल्लाह मेरा ख्याल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बहस कर फाइनल हो जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? मेरा कोई कंफ्यूजन है? वो टेस्ट से क्या बना सर? एक छोटा सा टेस्ट था, दे दिए कि नहीं है? अच्छा सा इजी था इसलिए नहीं दिया।